Today we are going to attend a new chapter, Plant Kingdom. एनिमल किंगडम हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, यानी वनस्पति जगत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत के बारे में अगर हम जाने तो आर.एच. व्हाइटेकर की अवधारणा आपको पढ़ी हुई है। आर.एच. व्हाइटेकर ने 5 जगत दिए थे वही, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इसमें जो पादप है ना, उसको लेकर हम बात करेंगे कि पादपों की अगर हम बात करें तो सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म 5 क्लास रहेगी, इनकी 5 फाइलम रहेंगे। ठीक है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? तो आर.एच. व्हाइटेकर ने स्टार्ट में पंच जगत अवधारणा दी थी। इसकी डेट भी आपको दे रखी है और वैसे भी आप याद रख लो कब दी है, 1969 में दी है। उसके बाद में उसके देने के बाद जब तक आर.एच. व्हाइटेकर ने ये अपनी अवधारणा नहीं दी थी तब तक प्लांट को उसी के अकॉर्डिंग समझा जाता था, जैसे वो बता रहा है वैसे ही बात चल रही है। लेकिन बाद में समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हुए और इस पर प्लांट जगत में भी काफ़ी मतलब चेंजेज आए। तो क्या चेंजेज आए कि अगर देखा जाए तो स्टार्ट में मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक 3 अगर हम जगत की बात करें, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इनके अंदर जो जीव पाए जाते हैं सबके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो पहले इनको क्या कर रखा था कि इनको प्लांट जगत के साथ जोड़ रखा था, अब इनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। अब प्लांट जगत में एक नई जगत को शामिल कर लिया गया जिसको आप सेवाल कहते हो। किसको? सेवाल को इसके अंदर काउंट कर लिया गया। तो पहली बात है आपको यही समझनी है। देखो ये बात है आर.एच. व्हाइटेकर की। आर.एच. व्हाइटेकर के ऊपर अगर हम बात करें तो इन्होंने पंच जगत अवधारणा दी थी, 5 किंगडम थ्योरी दी थी। क्या दी थी? पंच जगत अवधारणा। पंच जगत, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। पंच जगत अवधारणा दी थी। क्या दी थी? और 5 जगत के अंदर प्लांटी जगत को वनस्पति जगत कहा गया था। 5 जगत थे इसके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक। टाइम के अनुसार प्लांट किंगडम में बहुत सारे चेंजेस आए। टाइम के अनुसार प्लांट किंगडम में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, उनके चेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो दे रखा है कि जैसे मोनेरा, कवक है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल होने के बावजूद भी हम इनको प्लांट जगत से सेपरेट करते हैं, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि सर इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है तो सेल वॉल तो प्लांट की कोशिकाओं में भी पाई जाती है, तो क्या इनको हम इनके साथ रख सकते हैं? नहीं भाई, एक करेक्टर मिल जाता है लेकिन बहुत सारे करेक्टर हैं जो मिलते नहीं है। तो बहुत सारी यदि करेक्टर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं, तो हम इनको आउट ही कर देते हैं और प्लांट जगत में हम इनको शामिल नहीं करते। सेवाल की अगर बात करें तो कुछ सेवाल जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आ गया। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसी सेवाल है जो फोटोसिंथेसिस खुद कर लेती है। तो इसको भी अगर फोटोसिंथेसिस कर रही है तो प्लांट का मुख्य गुण कौन सा है? फोटोसिंथेसिस करना। तो अब तो इसको शामिल करना ही पड़ेगा, चाहे इसमें सेल वॉल हो चाहे ना हो, क्योंकि इसका मुख्य गुण ही दे रही है ये। और पादप का मुख्य गुण क्या होता है? वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके बाद में जो प्लांट जगत है उसके हमने 5 क्लास बनाई, सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को आप अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी भी कह सकते हो। तो कुल मिला के बात इतनी है। तो यहाँ पर आपने 3-4 पॉइंट पढ़े, तो 4 पॉइंटों के अंदर आपकी जो मेन बात निकल के आई वो ये थी कि स्टार्ट के अंदर जो प्लांट किंगडम है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा था? आर.एच. व्हाइटेकर के अनुसार चल रहा था। बाद में इसमें चेंजेस किए गए और कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक को यहाँ से सेपरेट कर दिया गया था। इसके बाद में देखा जाए तो जो सेवाल था, सेवाल को भी हमने किस में काउंट कर लिया? प्लांट के अंदर काउंट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो स्टार्ट के अंदर जो प्लांट किंगडम के जो सदस्यों का जो वर्गीकरण है वो उनके सिर्फ आकारिकी गुणों के आधार पर किया जाता था। यानी प्लांट के सदस्यों का जो वर्गीकरण है उनके आकारिकी गुणों के आधार पे, भाई तना कैसा है, इरेक्ट है, कैसा तना है, पत्तियों का प्रण विन्यास क्या है, ठीक है,
फूलों का विन्यास क्या है, जो आपने पढ़ा है पुष्पों की आकारी के अंदर। तो सिर्फ आउटर करेक्टर देख के हम इसको शुरू शुरू में इसका वर्गीकरण किया जाता था। पादपों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था? सिर्फ उनके आकारिकी गुणों के आधार पर, जैसे प्रकृति, रंगे, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर करते थे। ठीक है। लीनियस ने ऐसे वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहा। कृत्रिम मतलब इसके अंदर चेंजेस किया जा सकता है, इसके अंदर चेंजेस किया जा सकता है, और चेंजेस प्रकृति खुद भी कर सकती है इसके अंदर। तो एक कृत्रिम है, एक बदलाव लाते हैं, जैसे हम भी कर सकते हैं। एक प्लांट है, उसकी एक टहनी काटी और दूसरी कलगी बांधना, कलम लगाना, या आपने सुना हो तो दूसरा उसके ऊपर टहनी लगा के उसको बांध देते हैं, तो थोड़े दिन बाद में जाइलम फ्लोएम दोनों के कनेक्ट हो जाते हैं। और ऐसा एक जाति की जीवों के अंदर किया जा सकता है। ऐसे नहीं है आप गोभी के प्लांट के साथ मतलब दूसरा प्लांट जोड़ोगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो जेनेटिक मेकअप के आधार पे होगा। लेकिन आप जैसे रोज फ्लावर है, रोज फ्लावर को जैसे लाल गुलाब है और पिंक को आप एक साथ कनेक्ट करके ऐसी ग्रोथ करवा सकते हैं। तो शुरू के अंदर, स्टार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जो प्लांट किंगडम है उसका जो वर्गीकरण है वो सिर्फ किसके आधार पे किया गया था? वो सिर्फ उसके बाह्य गुणों के आधार पे किया गया था। और लीनियस ने इन बाह्य गुणों को ही क्या कहा था? कृत्रिम। कौन सा वर्गीकरण कहा था? कृत्रिम। लेकिन आपको पता है कृत्रिम वर्गीकरण है वो चेंज हो सकता है पर्यावरण के अकॉर्डिंग। तो कृत्रिम वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो कृत्रिम वर्गीकरण का नियम लागू नहीं होता है, लेकिन अब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। कृत्रिम वर्गीकरण वही था जिसमें सिर्फ कायिक गुणों को शामिल किया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। अंदर तो झाका ही नहीं, यानी उसका डीएनए कैसा है, उसमें जाइलम फ्लोएम कैसे है, ऐसी बात तो की ही नहीं। सिर्फ उसके कायिक गुण, यानी काय के गुण, पत्तियां कैसी है, रंग कैसा है, तना कैसा है, तने का रंग कैसा है, जड़ कैसी है, जड़ फैली हुई है, गुच्छेदार है, सिर्फ इतनी बात की थी। तो जो कृत्रिम वर्गीकरण है उसके अंदर हम किसको शामिल कर रहे हैं? कायिक गुणों को। किसको शामिल कर रहे हैं? लेकिन पर्यावरण के अनुसार ये पर्यावरण के अनुसार ये जो कायिक गुण है वो परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाएंगे। आप अगर पर्यावरण के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे भूरा तना है, ब्राउन कलर का है, आप उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में लगा के आ जाओ जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, फैक्ट्री के आसपास, ठीक है, कुछ दिनों बाद में आपका जो ब्राउन तना है वो धीरे धीरे डार्क होने लग जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो हुआ ना पर्यावरण का चेंज उसके ऊपर। तो इस आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो ये वर्गीकरण तो लुप्त हो जाएगा थोड़े दिन में। तो फिर क्या करें? हम इंटरनल चीज़ों को ढूंढें, और उसको इंटरनल चीज़ों को ढूंढना कहलाया गया था प्राकृतिक वर्गीकरण। क्या कहलाया गया था? तो प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों का भी वर्गीकरण का आधार बनाया गया। समझ में आ गई? यानी कृत्रिम वर्गीकरण के अंदर कायिक गुण थे, और प्राकृतिक वर्गीकरण के अंदर कृत्रिम वर्गीकरण की जो बात थी वो किसने बताई थी? लीनियस ने। और ये बात बेंथम और हुकर ने बताई थी। किसने बताई थी? तो प्राकृतिक और कृत्रिम में यह अंतर है कि कृत्रिम वर्गीकरण कायिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है और यह समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। लेकिन अगर हम उसके बाह्य गुणों को देखने के साथ साथ उसके इंटरनल गुणों को भी देख लें तो हमें एक परफेक्ट पहचान मिल जाती है कि भाई इसके अंदर जाइलम कैसे अरेंज है, जाइलम बाहर है या बीच में फ्लोएम है, या फ्लोएम बाहर है बीच में जाइलम है। तो इस आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और सबसे पहले पुष्पी पादपों के वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टर हुकर है। ये क्या है? हुकर। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जाति वर्तीय वर्गीकरण तंत्र जो कि जीवों के विकास संबंध पर आधारित है को भी स्वीकार किया जा चुका है। ये एक बात आ रही है कि आज जाति वर्तीय वर्गीकरण तंत्र जो कि जीवों के विकास संबंध पर, किस पर? विकास संबंध पर आधारित है, को स्वीकार किया जा चुका है। ये कुछ ऐसे है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर आप वर्गीकरण करने जा रहे हो और दो जातियों के अंदर समानता है तो हम ये कह सकते हैं कि उनका पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही था, इनका पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही था। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो अगर जाति वर्तीय संबंध यही बताता है आपको, क्या बताता है
कि अगर हम वर्गीकरण ही कर रहे हैं तो पीछे वाली चीज़ों का भी तो ध्यान रखें। आगे आगे तो वर्गीकरण करने लग गए, पीछे वाली चीज़ों का हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये भी तो ध्यान रखें, अगर दो जीवों के अंदर समानता मिल रही है तो मे भी पॉसिबल है ये बात कि उनका जनक एक ही था, उनका जनक एक ही था। अब यदि कोई बंदा ऐसे बोलता है कि ये मेरा कजिन है, ये मेरा कजिन है और मेरे अंदर समानता दर्शाता है, कंपेरिजन टू रियल ब्रदर, आपका सगा भाई आपके साथ ज्यादा समानता दर्शाता है, लेकिन आपका कजिन आपके साथ समानता नहीं दर्शाता है क्या? आपके चाचा का लड़का दर्शाता है ना। तो इसका मतलब उनका पूर्वज एक ही था क्या? एक ही है पूर्वज, तो दादा दादी है पूर्वज तो एक ही। समझ में आ रही बात? तो दो जीवों के अंदर यदि समानता है तो हम कह सकते हैं कि उनका पूर्वज एक ही है। तो ये जाति वर्तीय वर्गीकरण है। वर्गीकरण के दौरान जीवाश्मी प्रमाण को भी आधार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवाश्मी प्रमाण को अगर आप आधार नहीं रखोगे तो हमें पीछे वाली पीढ़ियों के बारे में कुछ नहीं पता चल पाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे आज आप बोलते हो सरीसृप, और ये बात मैंने पहले भी आपको क्लास में बताई थी, एक बार वापस बता देता हूँ। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं और पक्षी एवीज दो हैं, लेकिन जीवाश्मीय युग के अंदर जीवाश्मी प्रमाण के रूप में एक ऐसा पक्षी मिला था जिसको आर्कियोप्टेरिक्स कहा गया था। क्या कहा गया था? और आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर पूंछ थी सांप जैसी और छिपकली जैसी, मान लो सांप जैसी मान लो, और उसके पंख भी थे। तो अगर दोनों चीजें एक ही के अंदर थी तो अब अलग अलग कैसे हो गई? तो क्या हमारे अंदर और पक्षियों के अंदर, क्या सरीसृप के अंदर और पक्षियों के अंदर समानता है? है सर समानता। उनके बैकबोन की समानता है, सब में कोर्डेटा संघ के अंदर आ रहे हैं, उनमें प्रस्थ रज्जु पाई जा रही है जो बाद में रीढ़ की हड्डी में चेंज हो रही है, सब में समानता है। तो क्या इनका पूर्वज एक ही था? जीवाश्म अगर देखें तो एक ही आ रहा है पूर्वज। तो बिल्कुल हमें जीवाश्मी प्रमाण को भी देखना जरूरी है। जीवाश्मी प्रमाण नहीं मिलने पर वर्गीकरण और अधिक जटिल हो जाता है। अगर जीवाश्मी प्रमाण हमें नहीं मिले तो वर्गीकरण हमारा और अधिक जटिल हो जाता है। एक और है यहाँ पर कंप्यूटरीकृत करना, यानी कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना। संख्यात्मक वर्गीकरण क्या बताता है? जीवों के सभी गुणों को एक नंबर या कोड दे दिया जाता है। जैसे जीवों के 10 गुण बने, उनको एक नंबर या एक कोड दे दिया गया, अगले 10 नंबर को, अगले 10 करेक्टर को वापस से एक नंबर कोड दे दिया गया। आप कंप्यूटर में सर्च कर रहे हो, आपने रिसर्च सर्च किया और जैसे ही जो ब्लॉक आया, ऑप्शन आया, उसमें आपने वो नंबर या कोड डाल दिया, डालते सारे करेक्टर निकल के आ गए। तो ये फायदा ही है कि 20 पन्नों की किताब को आपने सिर्फ आधा पेज में निपटा दिया। ठीक है, ये पॉइंट है। आजकल वर्गीकी विद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं, यानी वर्गीकरण के अंदर जितनी भी जो भ्रांतियां चल रही हैं कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये जो वर्गीकी विज्ञानी जो हैं, इन्हें कोशिका को एक जटिल आधार, कोशिका को एक बेस बना लिया है, जटिल ने एक बेस बना लिया है, और उसमें वो क्या क्या ढूंढ ले सकते हैं? क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार, रसायन वर्गीकी, पादपों के रसायन कारकों का उपयोग किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर ढूंढ लेते हैं। कुछ आप इस तरह से मानो कि आपको यदि क्रोमोसोम के बारे में पता लग रहा है तो बाहर की चीजें को जानना ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपको उसके क्रोमोसोम के बारे में जानकारी हो गई है, अगर आपको उनके गुणसूत्रों के बारे में जानकारी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो शैवाल की बात कर रहे हैं। तो शैवाल की अगर हम बात करें तो ये जलीय, लवणीय जल में भी रह सकता है, अलवणीय जल में भी रह सकता है, सरल, स्वपोषी, स्वपोषी तो है ही, तभी तो इसको शामिल किया है किसके अंदर है? पादपों के अंदर, है ना। और थैलोइड, यानी इनका जो शरीर है वो थैलोइड रूप से होता है, जो बढ़ जाता है बाद में धीरे धीरे। स्टार्ट में सबके जो करेक्टर हैं वो निकल के नहीं आते, जड़, तना, पत्ती में संपूर्ण विभक्त नहीं होते। बाद में जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, इनमें जटिलता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें तना भी स्पष्ट पहचान में आता है, पत्तियां भी पहचान आती है, जड़ भी पहचान में आती है। ठीक है, यानी आपने जंतु जगत में ये जो बात जानी थी उसमें यही तो था कि इनके शरीर की स्पष्ट पहचान होती है। तो यहाँ पर शैवालों की कुछ ज्यादा स्पष्ट पहचान नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? थैलोइड जीव। अगर इनकी आवाज की बात करें तो ये नमी युक्त जगहों पर रहना पसंद करते हैं, मिट्टी, लकड़ी, जहाँ नमी है। लाइकेन के साथ भी पाए जा सकते हैं। किसके साथ? लाइकेन के साथ भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इनकी आकृति और आकार में भिन्नता हो सकती है भाई। ठीक है, जैसे
वॉलवॉक्स की अगर हम बात करें तो ये फुटबॉल जैसा मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? यानी ये जो वॉलवॉक्स है, ये वॉलवॉक्स शैवाल है, वो कॉलोनी है। कॉलोनी मतलब ऐसे कॉलोनी बना रखी है इसने, ऐसे ऐसे गुच्छे से गुच्छे बना के चलता है। लेकिन आप यूलोथ्रिक्स को देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, मतलब तंतु में दिखेगा आपको। तो इसके आकार में विभिन्नता मिलती है। केल्प की अगर बात करें तो विशालकाय होता है, 100 मीटर लंबा मिल सकता है ये पानी में आपको। 100 मीटर बहुत होता है, ठीक है, 300 फुट के आसपास। तो पानी में जुड़ जुड़ के इतना बड़ा हो जाता है। जनन की अगर हम बात करें तो इसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं भाई, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। इसके कायिक जनन की बात करें तो इसमें विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन विधि आप जानते ही हो। विखंडन विधि जैसे एक जीव है, इसमें टुकड़ टूटने के बाद उसने 2 अलग अलग जीव बना दिए, जैसे अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक है, तो विखंडन विधि द्वारा होता है। कौन सा जनन? इनका कायिक जनन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इनका अलैंगिक जनन जो होता है वो चल बीजाणुओं द्वारा होता है। इनके पास 2 प्रकार के बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। अचल बीजाणु वो होते हैं जो अपनी जगह पे रहते हैं लेकिन दूसरी जगह पे नहीं जाते, और चल बीजाणु वो होते हैं जिनके पास फ्लैजिला पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं, जो जल की धाराओं के अंदर तैरते हुए दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। और ये जो बीजाणु होते हैं ये एक जगह स्टोर रहते हैं, इसको कहा जाता है बीजाणु धानी। क्या कहा जाता है? तो बीजाणु धानी से निकलकर ये आगे जाते हैं और नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये लैंगिक जनन गैमेट्स के द्वारा होगा। इसके अंदर किसके द्वारा होगा? गैमेट्स के द्वारा होता। इनके युग्मकों के पास कसाबिकाएं होती हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। और इनके युग्मकों के पास भी क्या होती है? ऐसे कसाबिकाएं होती हैं ताकि वो इनके पास जा सके। और युग्मक 3 प्रकार के प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक। समयुग्मक ऐसे युग्मक जो आकार, आकृति यानी शारीरिकी और संरचनात्मक रूप से सेम है, दिखने में भी सेम और काम भी इनका सेम। ये दोनों ही एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बता नहीं सकते नर युग्मक कौन सा है और मादा युग्मक कौन सा है, दोनों ही एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो वो युग्मक कौन से कहलाएंगे? आपके समयुग्मक। जो आकार और कार्य दोनों में सेम रहे हैं तो वो आप क्या कहलाएंगे? समयुग्मक। जब युग्मक आकारिकी रूप से तो समान है लेकिन कार्य की रूप से आकारिकी रूप से समान है लेकिन कार्य के रूप से डिफरेंट है, यानी सेम तो है दोनों लेकिन अब ये नहीं जा रहा, ये अपनी जगह पे यही जा रहा है इसके पास, तो कार्य अलग अलग हो गया। एक तो कर ही नहीं रहा है और एक कर रहा है, ठीक है। और जब युग्मक दिखने में भी असमान और कार्य करने में भी असमान, जैसे मान लो ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, तो दोनों की संरचना डिफरेंट। और काम के लिए अगर बात करो तो अंडाणु अपनी जगह पे रहता है, शुक्राणु जाता है उसके पास। तो ऐसी किसके अंदर मिल सकता है आपको? फ्यूकस किसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है? तो ऐसे युग्मकों को आप क्या कहोगे? विषम युग्मक। क्या कहोगे? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या शैवाल हमारे लिए उपयोगी है? बहुत उपयोगी है। एक तो ये क्या करती है? पृथ्वी पर CO2 के स्थिरीकरण में आधी भागीदारी है इसकी। यानी CO2 का स्थिरीकरण कौन करता है? प्लांट करता है। CO2 को ले लेता है और ऑक्सीजन निकाल के दे देता है हमें, डार्क रिएक्शन के अंदर निकाल के देता है ना। आप बोलते हो ये काम प्लांट कर रहे हैं, नहीं, आधी भागीदारी कौन ले रहा है इसमें? शैवाल, जो CO2 को स्थिर करते हैं और O2 निकाल के देते हैं। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक के रूप में ये कार्य करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। जैसे एक प्लांट है, ये शैवाल है, शैवाल सनलाइट से एनर्जी लेती है, तो प्राथमिक उत्पादक हुए, फिर इसको शाकाहारी खा जाता है, फिर मांसाहारी खा जाता है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता हुए। तो एनर्जी, सूर्य की एनर्जी इनके पास स्टोर है। यह जलीय प्राणियों के लिए खाद्य स्तर को बनाए रखते हैं। खाद्य स्तर मतलब अगर छोटी मछली है तो इनको खा रही है, और छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है, बड़ी मछली को मगरमच्छ खा रहा है, तो खाद्य स्तर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर बड़ी मछली की संख्या तभी बढ़ रही है जब छोटी मछली है, और छोटी मछलियों की संख्या तब बढ़ रही है जब शैवाल है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लांट जो पानी की डाइवर्सिटी है वो कम होने लग जाएगी, उसमें जीव जंतु मिलेंगे क्यों? उसमें जीव जंतु नहीं मिलेंगे ना।
शैवाल की कई प्रजातियां हैं, जैसे पोरफायरा, सारगेसम, ये सारगेसम है, लेमिनेरिया, ये भोजन के रूप में भी काम आती है। ठीक है, इनको खाया भी जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कई शैवाल व्यवहारिक स्तर पर बहुत उपयोगी हैं, जैसे लाल शैवाल से केरागिन, ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है और इसको इंडस्ट्री एरिया में इसका यूज किया जाता है। तो केरागिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त की जाती है। एगार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिससे कई प्रैक्टिकल सोल होते हैं। तो एगार समुद्री खरपतवार से यूज की जाती है और समुद्र के अंदर कुछ शैवाल होती हैं जैसे जिलेडियम। यह 12th का टॉपिक है और इसको रट लो, अच्छे से याद आएगा कि जिलेडियम एक ऐसी सवाल है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम ऐसी सवाल है जिससे एगार प्राप्त किया जाता है और एगार से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। क्या की जाती है? इसके बाद में जैसे क्लोरेला, स्प्रिलाइना, ये ऐसी शैवाल हैं, ये एक कोशिकीय हैं, लेकिन इनका संवर्धन करवाकर, संवर्धन ये बहुत तेजी से करती हैं। संवर्धन का मतलब ये बहुत ज्यादा अपनी ग्रोथ बनाती रहती है। तो इनसे बहुत ज्यादा ग्रोथ करवा के इनसे बड़ी मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है। क्लियर। तो बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो इतना हो गया, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।